हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आरडीएस सर्विस। जो एडब्ल्यूएस के अंदर हम आरडीएस सर्विस होती है, आरडीएस मतलब आरडीएस के फुल अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज हम आरडीएस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, एडब्ल्यूएस में कैसे यूज होती है वो। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एडब्ल्यूएस कंसोल पे। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है, लॉगिन कर लेते हैं एडब्ल्यूएस पोर्टल पे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। आपको जब लॉगिन करोगे तो आपसे क्रेडेंशियल पूछेगा, आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड डालने होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार रीजन चेंज कर लेता हूँ अपना। मैं यहाँ पे रीजन चेंज करता हूँ। रीजन चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आरडीएस सर्विस के अंदर। ठीक है, तो उसको अंदर कैसे जा सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर एक सर्विसेज के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली आरडीएस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आरडीएस सर्विसेज आ गई है। और आप डायरेक्ट रोटेशनल रिलेशनल डाटाबेस सर्विसेज के नाम से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखते हो रिलेशनल डाटाबेस सर्विसेज, तो ये तब भी आपको आरडीएस सर्विसेज दिखा देगा आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सर्विसेज आ गई है। और इसके बाद अगर यहाँ पे भी आपको मतलब डिफिकल्टी होती है सर्च करने में, तो आप यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाइए। ऑल सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आरडीएस के नाम से ऑप्शन मिलेगा एक डाटाबेस के अंदर। देखिए आरडीएस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आरडीएस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अभी क्या है, देखिए हमारी जो रिलेशनल डाटाबेस सर्विसेज हमने ओपन की है, अभी हमारे पास कोई इंस्टेंस नहीं है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपके पास कोई इंस्टेंस नहीं है। आप यहाँ पे देखिए रिसोर्सिस के अंदर, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है रिसोर्सिस। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, क्या आप कितने यूज कर सकते हो, क्या चीजें डिफॉल्ट क्रिएटेड है वहां पे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेंगी इस डैशबोर्ड के ऊपर। तो देखिए यू आर यूजिंग द फॉलोइंग Amazon आरडीएस रिसोर्सेज इन द यूएस वेस्ट रीजन्स यूज एंड कोटा, मतलब कितनी यूज कर चुके हो, कितना कोटा है। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे डीबी इंस्टेंसेज यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो 0 का मतलब है यहाँ पे आपने कोई अभी तक इंस्टेंस क्रिएट नहीं की है। 40 का मतलब आप 40 तक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एलोकेटेड स्टोरेज अभी 0 टीबी है, आप 100 टीबी तक यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से डीबी क्लस्टर है। रिजर्व इंस्टेंसेस हैं जो आपकी यहाँ पे 40 हैं, आप 40 तक यूज कर सकते हो। अभी तक आपने कोई यूज नहीं किए। स्नैपशॉट 0 है आपका। मैनुअल डीबी क्लस्टर, डीबी इंस्टेंसेस, सारी चीजें आपको यहाँ पे पूरी दो शो करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर ग्रुप्स, ऑप्शनल ग्रुप्स, सबनेट ग्रुप, सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे 1/40 का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट करने के लिए या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट कर दीजिए, या फिर देखिए यहाँ पे भी क्रिएट डाटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे नीचे एक सर्विस हेल्थ ऑप्शन दे रहा है। तो ये क्या होता है कि आपके जो डाटाबेस से सर्विसेज होती है उसका ये डैशबोर्ड शो करता है यहाँ पे कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो नॉर्मली चल रही हैं, अभी तक कोई इन पे इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट डाटाबेस पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे कर दीजिए क्लिक। देखिए डीबी इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी आपको कोई डीबी शो नहीं कर रहा है, कोई भी सर्विसेज हमने क्रिएट नहीं कर रखी है आरडीएस। और यहाँ पे राइट साइड में आपको शो कर रहा है क्रिएट डाटाबेस। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, अभी मोबाइल से चला रखा है मैंने, तो की पेशेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। स्टैंडर्ड क्रिएट का मतलब क्या होता है और इजी क्रिएट का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्रिएट जो होता है हम उसमें क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, मान लो आपने क्या किया कि आप एक मतलब डाटाबेस में एक्सपर्ट हो सारी चीजों में, तो आप स्टैंडर्ड डाटाबेस में जाके सारे के सारे स्टेप आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। इजी क्रिएट में क्या होता है, इजी क्रिएट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका जो इजी क्रिएट में जो एडब्ल्यूएस सर्विसेज है वो उन्होंने वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड कर रखे हैं ऑप्शंस, तो वो आपको सारे ऑप्शंस नहीं पूछेगा वहां पे। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड क्रिएट में करेंगे ट्राई, एक बार देखते हैं।
ठीक है। इंजन ऑप्शन में कि कौन सा डाटाबेस आपको यूज करना है। जो इंजन ऑप्शंस का मतलब यहाँ पे इंजन टाइप देखें, जैसे अमेजोन ऑरोरा है, माई एसक्यूएल है, मारिया डीबी है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। तो ये बहुत सारे डाटाबेस हैं जो रियल में यूज होते हैं कंपनीज में। ये सारे डाटाबेस यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखे हैं। आपको जो यूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अमेजोन ऑरोरा बाय डिफॉल्ट अमेजोन वाला एडब्ल्यूएस वाला ने क्रिएट कर रखा है। माई एसक्यूएल, मारिया डीबी, पोस्टग्रेस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट है जो ये माइक्रोसॉफ्ट का है एसक्यूएल सर्वर। तो आप जो भी यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल यूज करता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे एमआई एसक्यूएल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद नीचे देखोगे आप एडिशन का ऑप्शन देता है। एडिशन का मतलब कि जो आपके माई एसक्यूएल के कम्युनिटी वर्जन हैं, आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन भी मिलेगा और पुराने वर्जन भी मिलेंगे आपके एसक्यूएल के। आपको जो यूज करना है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या होती है उनका डाटाबेस होता है जो वो ओल्ड वाले पे होता है, तो वो ओल्ड वाला यूज कर लेते हैं वहाँ पे सर्विसेज। अगर उनको लेटेस्ट करनी है तो लेटेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट भी शो कर रहा है और वो भी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे SQL 28 ले लेता हूँ 0, आप जो मर्जी ले लीजिए। उसके बाद टेम्पलेट्स में क्या आता है आपको कि जो आपका जो डाटाबेस बनाना है, जो टेम्पलेट्स वो यहाँ पे यूज करेंगे हम, वो डाटाबेस आपको बनाना है किसी इन्वायरमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए बनवाना है, डेव और टेस्ट के लिए बनाना है, और फ्री टियर बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन वाला जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं नीचे, इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें, स्टोरेज टाइप, प्रोविजनल कनेक्टिविटीज। ठीक है, पब्लिक एक्सेस, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट फ्री टियर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं देगा ये। ठीक है, तो अगर अभी हम प्रोडक्शन में एक बार मैं आपको सारी सेटिंग बता देता हूँ, बट लास्ट में हम यूज करेंगे फ्री टियर, क्योंकि प्रोडक्शन वाला फिर काफी कॉस्टली रहता है। तो मैं आपको वो कॉस्ट भी दिखाऊंगा कि अगर हम प्रोडक्शन वाला यूज करते हैं तो कितनी कॉस्ट रहती है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे प्रोडक्शन सेलेक्ट किया है। आप डेव टेस्ट के लिए भी कर सकते हो, फ्री टियर भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं भी प्रोडक्शन में बताता हूँ आपको एक बार सारी चीजें। उसके बाद उस हिसाब से अवेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, मतलब आपका जो आरडीएस यूज कर रहे हो आप, वो मल्टी एजेंट मतलब अवेबिलिटी जोन्स डीबी क्लस्टर में क्रिएट करना चाहते हो। ये अभी नया ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पे, पहले ये दो ऑप्शन थे आपके, सीबी सिंगल डीबी इंस्टेंस और मल्टी एजेंट डीबी इंस्टेंसेस। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बैकअप पर्पज भी यूज करना है तो आप वो कर सकते हो, बट जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो वो आपकी कॉस्टली बढ़ती रहेंगी, क्योंकि वो फिर मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आप सिंगल करते हो तो सिंगल इंस्टेंस आपकी रनिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद डीबी इंस्टेंस आइडेंटिफायर, यहाँ पे आपको डीबी का नाम देना है, जो आप डाटाबेस का नाम रखेंगे ये डिफॉल्ट रख लीजिए आप, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्रेडेंशियल सेटिंग्स, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर नेम जो आपका डाटाबेस का यूजर नेम है वो एडमिन है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो इसको, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट करना चाहते हो तो वो रख सकते हो। अगर मैनुअली पासवर्ड आपको एंटर करना है तो आप यहाँ पे मैनुअली पासवर्ड टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड रखा मैंने यहाँ पे, तो मैं सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ एक बार। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशंस, तो यहाँ पे इंस्टेंस जो मतलब हम जैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो सेम टाइप से यहाँ पे भी इंस्टेंसेस क्रिएट होती है। यहाँ पे आपकी ये मतलब एक प्रकार से सारी चीजें वही यूज करता है, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट RDS सर्विसेज उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी, आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डीबी इंस्टेंसेस क्लासेस दे रखे हैं इन्होंने इसके लिए, डीबी के लिए कि कौन कौन सी क्लासेस है, कौन सी आप यूज करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग एम क्लासेस, जो मतलब एम टाइप की इंस्टेंसेस होती हैं AWS के अंदर। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, जो R और X से रिलेटेड होती है, जिनके अंदर मेमोरी रैम ज्यादा होती है तो वो है। और ब्रशटेबल क्लासेस इंक्लूडिंग T क्लासेस, मतलब जो हमारी फ्री टियर वाली भी होती है वो भी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो जो आप कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है इन पे सारी चीजों पे। तो मैं यहाँ पे फ्री अभी T क्लास लेता हूँ यहाँ पे, अगर आप कोई भी और लेते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे डीबी आपका जो इंस्टेंसेस क्रिएट होगा उसके साथ डीबी जरूर लगा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम डीबी के लिए उस इंस्टेंस को यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हम यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको T2 माइक्रो T3 माइक्रो वो शो करता है। ठीक है, तो मैं T3 माइक्रो लेता हूँ, ये भी फ्री रहता है आपका। और इंक्लूड प्रीवियस जनरेशन क्लासेस अगर कोई यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज टाइप में, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देगा,
अभी 3 भी आ गया, GP3 भी ऐड कर दिया इन्होंने। पहले ये 2 ही ऑप्शन होते थे, IO और GP2 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे स्टोरेज टाइप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, लेटेस्ट भी ले सकते हो GP3। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे स्टोरेज टाइप लोगे, आपके बैकएंड पे EBS वॉल्यूम ही यूज होता है, यहाँ पे आपका S3 नहीं यूज होता। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। EBS वॉल्यूम हम यहाँ पे यूज करते हैं, EBS वॉल्यूम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो हम यहाँ पे प्रोविजनल ले लेते हैं, या फिर आप IO3 GP3 लेना चाहते हो तो GP3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एलोकेटेड स्पेस यहाँ पे देखिए 200 GB ऑटोमेटिक लिया है। अगर आप इसको कम ज्यादा रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मिनिमम 20 GB, मैक्सिमम आप कितने 6144 GB तक यहाँ पे रख सकते हो, गीगाबाइट्स तक। ठीक है, यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग ऑप्शन देता है, यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करने तो आप एडवांस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑटो स्केलिंग। स्टोरेज ऑटो स्केलिंग मतलब इनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, मतलब जैसे ही आपका वो स्पेस फुल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक स्पेस इंक्रीज हो जाएगा वहां पे। तो ये होता है आपका इनेबल ऑटो स्केलिंग। तो इसको हम अभी के लिए ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल रखना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज तक कितना तक जाना चाहिए वो, मतलब मैंने अभी अगर 200 GB लिया है तो मेरा 500 GB हो गया। तो जैसे 500 GB हो जाएगा तो उसके बाद कितने GB तक वो जाना चाहिए वो आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, वहां उतने GB तक वो इसको यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो, जो हमारी कनेक्टिविटी है वो हमारी डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट रिसोर्स, कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट रिसोर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डिफॉल्ट VPC वगैरह क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे VPC वगैरह क्रिएट नहीं है, कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट रिसोर्सेज, हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे उसको, जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे हम तो। ठीक है, उसके बाद ये आपका VPC हो गया। यहाँ पे क्रिएट न्यू VPC करना है तो आप नया VPC क्रिएट कर सकते हो, बट हम डिफॉल्ट के साथ करते हैं। डिफॉल्ट DB सबनेट ग्रुप में डिफॉल्ट रखता हूँ, अभी पब्लिक एक्सेस यस कर देते हैं हम इसको। VPC सिक्योरिटी ग्रुप, VPC सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे RDS SG। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रिएट एन RDS प्रॉक्सी अगर आपको क्रिएट करनी है तो कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। डाटाबेस ऑथेंटिकेशनल ऑप्शन, ऑथेंटिक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी यहाँ पे ऑप्शन है ना आप वो ले सकते हो। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रखते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने यूजर ने पासवर्ड क्रिएट किए हैं। मॉनिटरिंग आपको इनेबल करनी है तो आप यहाँ पे मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हो, कितने टाइम के अंदर आपको मॉनिटरिंग का अलर्ट्स दे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने 60 सेकंड बाय डिफॉल्ट है तो हम वही ले लेते हैं। मॉनिटरिंग रूल डिफॉल्ट है, अभी हमने ये डिफॉल्ट ही यूज कर लेते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इनिशियल डाटाबेस नेम जैसे DB1 कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद DB पैरामीटर बाय डिफॉल्ट हम छोड़ देते हैं, कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। बैकअप अगर आपको रखना है इसका, इनेबल ऑटोमेशन ऑटोमेटेड बैकअप, ऑटोमेटिक वो बैकअप लेता रहेगा, कितने टाइम के बाद वो बैकअप रखेगा, मतलब रिटेंशन पीरियड, बैकअप रिटेंशन पीरियड जो आपने बैकअप लिया वो कितने टाइम तक रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 7 डेज है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 35 डेज मिलेगा, तो आप अगर 35 डेज तक लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देता है द नंबर ऑफ डेज इज 1 to 35 फॉर विच ऑटोमेटिक बैकअप आर केप्ट, तो यहाँ पे आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और चूज ए विंडो, मतलब यहाँ पे बैकअप विंडो के लिए अगर आपको चूज करना है, शेड्यूल करना है कि बैकअप किस टाइम पे होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल टाइम्स लगा सकते हो यहाँ पे। इनक्रिप्शन इनेबल करना है तो आप इनक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बैकअप को डिसेबल कर देते हैं यहाँ पे। चलो मैं एक बार इसको इनेबल रहने देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कोर्स दिखाता हूँ फिर इसकी। इनक्रिप्शन इनेबल रखना है तो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। लॉग एक्सपोर्ट कहाँ पे होने चाहिए, मतलब सिलेक्ट दैट लॉग टाइप टू पब्लिश अमेज़न क्लाउड वॉच लॉग्स, ऑडिट लॉग्स, एरर लॉग्स, जनरल लॉग्स, मतलब मोस्टली सारे लॉग्स ही कैप्चर करते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए होते हैं। अब मेंटेनेंस विंडो क्या होती है, मेंटेनेंस की ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, जब वर्जन अपग्रेड होते हैं तो उस टाइम पे मेंटेनेंस विंडो हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड करते हैं, और यहाँ पे आप चेंज मेंटेनेंस विंडो शेड्यूल कर सकते हो कि कब आप लोगों को मेंटेनेंस अपडेट करना है, कब आपको वो मेंटेनेंस विंडो डालनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, बट हम इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, नो रेफरेंस। उसके बाद डिलीशन प्रोटेक्शन, तो इनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन अनचेक कर देता हूँ और कोई दूसरा बंदा आता है अननोन, जिसको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, और वो आपकी RDS डाटाबेस को डिलीट कर देता है, मतलब जो डाटाबेस की अपनी इंस्टेंस क्रिएट कर रखी है उसको वो डिलीट कर देता है, तो आपको वो सब चला गया। तो यहाँ पे इनेबल डिलीशन रेट प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि जब भी कोई बंदा उसको डिलीट करने की कोशिश करेगा तो वो आपसे पूछेगा
कि आपको ये चीज डिलीट करनी है या नहीं करनी है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं डिलीट करने देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करते हो, अच्छा ये हाइफन नहीं लेगा, यहाँ पे DB1 कर देते हैं हम इसको। क्रिएट डाटाबेस, तो यहाँ पे आपकी देखिए DB इंस्टेंसेस क्रिएट हो रही है, अभी इसको हम क्रिएट होने देते हैं। अगर मैं आपको डैशबोर्ड में जाके दिखाता हूँ तो देखिए जहाँ पे आपको पहले 0/40 आ रहा था, अभी वहाँ पे 1/40 आ गया ऑप्शन आपको। आप ये आपके इंस्टेंस क्रिएट हो रही है अभी। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये क्रिएट होती है, तब तक हम क्या करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस और क्रिएट कर देते हैं। मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस सर्विसेज में जाता हूँ और यहाँ पे एक T2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। डेमो RDS, लिनक्स ही ले लेते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसको। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ले लेते हैं, की पेयर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं एक। टेस्ट पैम फाइल क्रिएट की पेयर, सेव कर लेते हैं की पेयर को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जो हमने RDS वाला क्रिएट किया है, हम उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे देखिए SSH के लिए जो है हमारा, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। बाकी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग रखूंगा सारी की सारी, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं एक बार इस पे पब्लिक IP चेक कर लेता हूँ कि वो हमने सेलेक्ट किया कि नहीं किया। इनेबल पब्लिक IP है, तो मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी इंस्टेंस का स्टेटस दिखा रहा है, अभी भी क्रिएटिंग है, ये रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। नॉर्मली जब मैंने अभी जो स्टैंडर्ड वाली डाटाबेस क्रिएट की है, ये काफी कॉस्टली रहता है, तो इसने कॉस्ट शो नहीं की और ये क्रिएट हो गया हमारा। तो नॉर्मली आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आप यहाँ पे फ्री टीयर वाला यूज करना, स्टैंडर्ड वाला यूज मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टडी पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो स्टडी पर्पज में ये काफी कॉस्टली रहेगा फिर आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको भी। ये आपके सारे इसकी सेटिंग्स हैं। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो आपका एंड पॉइंट होता है, इसका एंड पॉइंट अभी क्रिएट हुआ नहीं है, एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप है, उसके अंदर एक पोर्ट और ऐड करना होगा जो EC2 इंस्टेंस को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके अंदर पोर्ट ऐड कर देता हूँ यहीं से सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करके नई टैब में। इसके अंदर हम इनबाउंड रूल में जाते हैं और इसको एडिट करके, एक इनबाउंड रूल के अंदर हमें क्या करना है, एडिट, और यहाँ पे पोर्ट 22 को हम ऐड कर देंगे। ऐड रूल कस्टम, की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे SSH, इसको सेलेक्ट करेंगे, एनीवेयर कर देंगे हम इसको भी हम एनीवेयर कर देते हैं और इसको हम शेव रूल कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये EC2 इंस्टेंस के ऊपर रूल ऐड किया था, उस रूल से हम क्या कर सकते हैं, हमारे RDS सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्ट हमने ऐड कर दिया है, अब क्या करना है, मुझे EC2 इंस्टेंस जो मेरा क्रिएट किया हमने, उसको हमें एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इसको चेक करता हूँ कि क्रिएट हुई कि नहीं। अभी इनिशियलाइजिंग ही है, पब्लिक IP कॉपी कर लेते हैं हम एक बार यहाँ पे। ये हमारी इंस्टेंस क्रिएट हो गई, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पुट्टी के जैन के थ्रू
फोर्टीजन मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो मेरा फोर्टी इंस्टॉल हो गया। अभी क्या करूंगा मैं, फोर्टी जैन के थ्रू पहले हम की जनरेट कर लेंगे हमारी पब्लिक की को प्राइवेट की में। तो मैं पे लोड करता हूँ, और की हमारी कहाँ पे डाउनलोड हुई है पहले वो चेक करते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स, ओके, मुझे यहाँ पे पहले ऑल फाइल्स करना होगा। डेस्कटॉप, डाउनलोड, यस डाउनलोड के अंदर है, ओपन करते हैं हम इसको। ओके, सेव प्राइवेट की करते हैं, यस, और इसको मैं डाउनलोड के अंदर ही सेव कर लेता हूँ, टेस्ट वन के नाम से। सेव कर दिया मैंने, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं अपनी वर्चुअल मशीन का जो पब्लिक आईपी है उसको एक्सेस करूंगा पुट्टी के थ्रू। यहाँ पे हम पब्लिक आईपी डालते हैं, एसएसएच में जाते हैं, ओथ में जाते हैं, अपनी जो प्राइवेट की हमने कन्वर्ट की है उसको हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, यस, ओपन, यस। मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, फॉन्ट 16, ओके, अप्लाई, और हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इसको इसी टू यूजर से। एंटर करते हैं, sudo su कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यम इंस्टॉल -y इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो आपसे इंस्टॉल करने के लिए, यस करने के लिए ना बोले। तो हम यहाँ पे लिखे माई एसक्यूएल, एंटर। क्या कह रही है, नथिंग, नो पैकेज अवेलेबल, और एक मिनट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड दी इंस्टॉल माई एसक्यूएल, और मेरा यहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो अपना डाटाबेस क्रिएट किया है उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई एसक्यूएल स्पेस -h स्पेस स्पेस सॉरी माई एसक्यूएल स्पेस -h, और यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका एंड डाटाबेस का एंड पॉइंट है जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया है उसको आपको नाम यहाँ पे एंड पॉइंट को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करके एक बार आरडीए सर्विसेज के अंदर चला जाता हूँ, जो हमने आरडीए सर्विसेज क्रिएट की है। और जो इसका ये एंड पॉइंट है, हम इसको एंड पॉइंट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और स्पेस देके हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा, स्पेस -u स्पेस, यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे जो हमने क्रिएट किया था, स्पेस -p, और यहाँ पे हम db का नाम दे देंगे, db1 जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया था। एंटर करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो हमने जो पासवर्ड वहां पे क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम डाटाबेस के अंदर आ गए। अगर आप यहाँ पे हेल्प करोगे तो हम अपने एसक्यूएल की डाटाबेस से रिलेटेड हेल्प के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको सिंपली बाय कर देगा और आपके नॉर्मली डाटाबेस पे आ जाएगा, मतलब अपने EC2 इंस्टेंस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर डाटाबेस कनेक्ट करना है आपका, जो मैंने आरडीए सर्विसेज जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया है वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस कमांड्स के थ्रू। यहाँ पे हमने ये डाटाबेस का नाम देना, जो हमारा एंड पॉइंट होगा आरडीएस वाला, एडमिन यूजर नेम होगा, और पासवर्ड डीबी हमें कनेक्ट करना है तो उसका पासवर्ड हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आरडीएस सर्विसेज यूज कर सकते हैं अपने एडब्ल्यूएस कंसोल के ऊपर। मेक श्योर जब आपने ये काम कर लिया है तो आप अपनी जो आपने काम किए, मतलब जो जो सर्विसेज यूज किए हैं, आप वो सर्विसेज को डिलीट कर दें। ठीक है, मेरा डाटाबेस का काम कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डाटाबेस के अंदर जाऊंगा, डाटाबेस को सिलेक्ट करूंगा, एक्शन में जाऊंगा, डिलीट कर दूंगा इसको। ठीक है, क्लोज। क्या कह रहा है ये, आपका टर्मिनेशन आपने इनेबल कर रखा है, तो वो ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करते हैं हम यहाँ पे, टर्मिनल अपने टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल किया था तो वो हमें अनचेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधे हम डाटाबेस पे जाते हैं यहाँ पे, और कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे,
कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन होगा आपको टर्मिनेशन डिटेक्शन टर्मिनेशन। यस, ये जो इनेबल टर्मिनेशन है यहाँ पर डिलीशन प्रोटेक्शन इनेबल है आपका, इसको हमें डिसेबल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन के ऊपर जाके हम यहाँ पे डिलीशन प्रोटेक्शन को यहाँ पे अनचेक कर देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डिसेबल हो गया। अप्लाई ड्यूरिंग द नेक्स्ट शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं, अप्लाई इमीडिएट करते हैं इसको, मॉडिफाई डीबी इंस्टेंस करते हैं और इसको हम उसके बाद फिर दोबारा से टर्मिनेट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दे देगा। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए। कंफर्म के लिए क्या करें कि डिलीट टाइप कर दीजिए आप यहाँ पे। इसको हम एक्नॉलेज करते हैं यहाँ पे। डिलीट मी टाइप करना है और हम इसको डिलीट कर देंगे। अब हमारा ये डिलीट हो जाएगा, अब ये कोई बैकअप वगैरह नहीं रखेगा आपका। और यहाँ पे मैंने इश्यूड इंस्टेंस को भी टर्मिनेट कर दिया ऑलरेडी। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके बिलिंग जो होगा वो शेव हो जाएगा, ज्यादा बिलिंग नहीं आएगी। ठीक है, बट जो आरडीए सर्विसेज मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ की है, आप क्रिएट करो तो आप फ्री टीयर में क्रिएट करना, क्योंकि स्टैंडर्ड में ये चार्जेबल रहता है आपका, तो आपको फ्री टीयर वाला यूज करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आरडीए सर्विसेज को भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीटिंग आ रही है और 2.3% 6% ये डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम आरडीए सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपको चाहते हो तो मैं किसी और डाटाबेस के साथ भी आपको क्रिएट करके दिखा दूंगा। अभी मैंने माई एसक्यूएल के साथ क्रिएट किया था, तो आप मारिया डीबी वगैरह जो भी यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं स्नैपशॉट वगैरह कैसे लेते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा आरडीएस से रिलेटेड, और हम डिटेल्स में थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसका। आज के वीडियो में इतना ही था। सो गाइस, थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। बाय गाइस।